हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सुरक्षित होंगे। मैं हूं आरबी शर्मा और आज हम आपसे चर्चा करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो सारे अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रत्येक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। विकास से कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन जुड़ा हुआ है, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। इससे तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि जो विकास है चलते ही रहता है, कंटिन्यूअस होता है। तो गौर कीजिए कि आपको ऑप्शन में कौन सा कंटिन्यूअस मिलता होगा। एकीकरण का सिद्धांत तो कंटिन्यूअस से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स। बातचीत का सिद्धांत भी कंटिन्यूअस से रिलेटेड नहीं है। आपसी संबंध का सिद्धांत भी कंटिन्यूअस से रिलेटेड नहीं है। तो निरंतर का सिद्धांत, जो बेसिकली इसका अंग्रेजी जो निरंतर कहने का मतलब है हमेशा चलते रहना। तो बेस्ट ऑप्शन आपको जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। जो विकास एक खत्म न होने वाली प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं। किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया था? मतलब किसने बौद्धिक चरणों को 4 अलग तरीके से प्रदर्शित किया था फ्रेंड्स? आपके पास साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पे दिया, स्किनर, पियाजे, कॉपर, एरिक्सन। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया कि जो पियाजे जो हैं आपको 4 चरणों को प्रतिबद्ध किया है, अनुबंधित किया है फ्रेंड्स। इस 4 चरण कौन कौन है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो 4 चरण है। ज्ञानेंद्रिय मंच जन्म से 2 साल की उम्र के लिए। पहला आपका चरण ये है जो 2 साल की उम्र के लिए होता है फ्रेंड्स, जन्म से। पूर्व परिचालन मंच 2 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक होता है। ठोस परिचालन चरण जो आपको 7 साल से 11 वर्ष तक होता है फ्रेंड्स। और जो आपका औपचारिक परिचालन तंत्र जो है, मंच जो है आपका किशोरावस्था से स्टार्ट होकर आपका व्यवसायवस्था में बढ़ता ही जाता है फ्रेंड्स। तो ये पियाजे ने 4 चरण बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दिए थे। उन्होंने कहा कि बच्चे 4 चरण से होकर गुजरते हैं जब उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक ऑप्शन दिया हुआ है, भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए फ्रेंड्स? सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, सक्रिय। मैं बता दूं इसमें दोस्त कि सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए एक माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में। जब वे विद्यालय से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो माता पिता को यह कोशिश करनी चाहिए कि मेरे साथ वह बैठे और हम उसे हेल्प करें, उसमें भागीदारता चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो माता पिता बना दें, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा हेल्प करें, उसे मोटिवेट करने का प्रयास करें, बच्चे स्वतः बनाने लगते हैं क्वेश्चंस। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा? आंसर आपका डी होगा फ्रेंड्स, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। चलिए, माता पिता जब थोड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। कहता है कि बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब कोई भी माता पिता जब हेल्प करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरी बात, बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है। जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसमें भी सुधार होता है। टीचर्स कहते हैं कि वाह वाह क्या बनाकर तुम क्वेश्चन लाए हो, उसे शाबाशी देते हैं, वेल डन। माता पिता के बच्चे के रिश्तों में सुधार, हाँ इनमें सुधार भी होता है, प्यार बढ़ता है फ्रेंड्स। माता पिता स्कूल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं माता पिता। एंड स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया की बेहतर समझ और बच्चों में बेहतर समझ डालते हैं कि स्कूली शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए। तो ये सक्रिय भूमिका निभाने से एक बच्चों में इनहेंस होता है ये सारी बातें, जो एक माता पिता को करना ही चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रणत किया है, मतलब किसने किया है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत? जीन पेगेट, वाइगोस्टी, गेसाल्ट सिद्धांत और पावलोव। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको सी
सी जो है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं। कहता कि अधिगम का यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। साथ ही साथ इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? आप जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है। सोचिए कि एक बच्चा को यदि मोटिवेट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकता है अपने लाइफ के लिए। मोटिवेशन किसी भी बच्चों के लिए या किसी भी लाइफ के लिए, किसी के भी लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। इसलिए कहता है सीखने की प्रक्रिया प्रेरणा है क्या। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाना। जो शिक्षार्थी हैं, यंग एजुकेटर हैं, तो उनमें सीखने की दिलचस्पी, उनमें एक रोचक एक डिजायर उत्पन्न करना ही मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, यदि आप मोटिवेट करेंगे एक टीचर होकर तो बच्चों में एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वह पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेरणा बेसिकली होता क्या है। कहते प्रेरणा सीखने का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रेरणा छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न करने महत्वपूर्ण है। छात्र कार्यशालाओं के द्वारा कितना सीख रहे हैं, कितना प्रदर्शित कर रहे हैं या कितना जानकारी को उजागर कर पा रहे हैं, ये सब किनसे बातें होती है? प्रेरणा से होती है। उतना ही महत्व है। कुछ करने की प्रेरणा कई मायनों में या युवा शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही रुचि पैदा कर सकता है। तो प्रेरणा किसी भी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल लेकर आता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं होती है? एक जो टैलेंट बच्चा है, इंटेलेक्चुअल जो चिल्ड्रेन है, चाइल्ड है, तो उसके लिए कौन सी बात ऐसी है जो उसके लिए नहीं होनी चाहिए? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप समझ रहे हो कि जो टैलेंट बच्चा होता है और लॉजिकली सोचता है, थिंक करता है, वो रटा मारने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। और हमारा साइकोलॉजी भी यही करता है कि किसी भी बच्चे को रटा मारवाना नहीं चाहिए। तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा होगा? सी होगा। जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता हो। बहुत बड़ा निबंध दे दिया गया, उसको रट दिया, तो ये एक टैलेंट बच्चे में प्रवृत्ति नहीं होती है। वो तो एक जो टैलेंट बच्चा होता है, इंटेलेक्चुअल जो चाइल्ड होता है, वो समझता है, सोचता है और निबंध को खुद ब खुद क्रिएट करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए एक बुद्धिमान बच्चा में और को क्या क्या विशेषता होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बुद्धिमान बच्चा क्या कर सकता है? जल्दी पढ़ने या पढ़ने में त्वरित महारत उसका हासिल होता है। सेकंड, जल्दी और आसानी से नई चीजें सीखता भी है। एक जो टैलेंटेड जो इंटेलेक्चुअल बच्चा होता है सो व्यापक शब्दावली, एक विशेष क्षेत्र की पृष्ठभूमि का ज्ञान या विस्तारित स्मृति भी उसमें रहता है। गणित और हालों की जल्दी समझ महत्वपूर्ण सोच से संबंधित होता है। साथ ही समस्याओं को हल करना सहज होना, तर्क और पहेली में अनियमितता होती है। मतलब उसको इस सारी चीज में एक महारत हासिल होता है फ्रेंड्स। वो सोच पाता है और वो बच्चों की अपेक्षा वो रटा मारता नहीं है, लॉजिकली हर चीज को करते जाता है और उसकी लाइफ में होता ही जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया गया है? तो सभागार में बच्चे जाकर थोड़ी ना अपनी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डेवलप करेंगे। नेवर, घर भी नहीं हो सकता है, खेल का मैदान तो नहीं है। हो सकता था खेल का मैदान, लेकिन ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, स्कूल और कक्षा के वातावरण। तो स्कूल और कक्षा का जो वातावरण है फ्रेंड्स, वो किसी भी बच्चे के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर एक मॉरल नॉलेज होना चाहिए, उसके मॉरलिटी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी नॉलेज के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है स्कूल और कक्षा में ही संभव है।
इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानना शुरू करता है। एक बच्चा जो है वो तर्क करने की कोशिश करने लगता है फ्रेंड्स। चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानना शुरू करता है, तर्क करने लगता है, तो आपका कौन सा फ्रेंड्स हो जाए? कंक्रीट परिचालन तंत्र, कंक्रीट जिसको हम लॉजिकल कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सोचने लगता है कि अगली वस्तु कैसे बनी, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर की बात ही वह सोचने लगता है, वह जानने लगता है। इसलिए कंक्रीट परिचालन तंत्र होगा आपका बेस्ट ऑप्शन। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की यह तीसरी अवस्था लगभग 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। हालांकि इस अवस्था में कहते क्या है कि हालांकि इस अवस्था में बच्चों की विचारों से क्षमता को हो जाती है और कहते अंतर्दृष्टि तर्क शक्ति की जगत तर्कता डेवलपमेंट हो जाती है, परंतु बालक समस्या समाधान हेतु मूर्त परिस्थितियों में ही निर्भर करता है। ओके, जैसे मूर्त परिस्थिति कहने का मतलब ये बात हुआ कि अगर किसी वस्तु, अगर उनको दे दिया जाए एक ठोस वस्तु और उन्हें टच करने के लिए कहा जाए तो वे टच करके बता देंगे कि ठोस वस्तु है। लेकिन अगर उनको किताबों में दे दिया जाए कि लकड़ी, वाटर, आपको घी हो गया, आपको फिर जैसे सॉफ्ट चीज़ दे दीजिए आप, तो वे आप देखकर किताबों में लिखी हुई चीज़ों को महसूस करके वो नहीं बता सके कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। उन्हें दिखाना पड़ेगा, स्पर्श करवाना पड़ेगा उनके शरीर से, तभी वह बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उत्खनन, साथ की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बेस्ट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की उन्मूलन। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता क्या कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा? कौन सा ऐसा चीज है जो रचनात्मक को बढ़ावा देगा? अब गौर कीजिए, जब आप स्कूल में हैं, अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में, तो आप बच्चों के बीच एक रचनात्मक उत्पन्न करने क्या करेंगे? बच्चे सवाल करेंगे, उन्हें अवसर देंगे, उन्हें का अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करेंगे कि तुम क्वेश्चन पूछो हमसे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सवाल करने के अवसर को प्रदान करना, शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए। तो उसे आप अवसर दें ताकि वह अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने अंदर के नॉलेज को आपके सामने प्रस्तुत कर सके और आपको पढ़ाने में सहूलियत हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइंड मैपिंग संदर्भित करता है। माइंड मैपिंग होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइंड मैपिंग एक मन की तस्वीर खींचने को, विचारों और धारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका, तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए सहायक। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन, विचारों और धारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका है माइंड मैपिंग संदर्भ। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि माइंड मैपिंग होता क्या है। तो माइंड मैपिंग बेसिकली आप देखें मन मानचित्रण संगठन, जिसको माइंड मैपिंग कह रहे हैं, समस्या को हल करने और निर्णय लेने के लिए एक अध्ययन सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक मन नक्शे के एक प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह शब्दों, कार्यों, विचारों या अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है और एक केंद्रीय शब्द या विचार के आसपास की व्यवस्था है। आप समझ गए? ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है, इससे संबंधित है। तो वो पुराना जो पहले कभी उसने किया था और उसके बारे में अभी सोच रहा है और उसके आधार पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक कुत्ता लिया और कुत्ता आपको बचपन में रख दिया, बचपन में है वो,
बचपनावस्था में उसके सामने रख दिया। अब वह कुत्ता भौंक रहा है, बच्चा डर रहा है। अब कुत्ते के समान ही एक बिल्ली को आप रख दीजिए, तो वह बच्चा जो है आपको कुत्ता को जो बिल्ली को वह कुत्ता ही समझेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो अधिगम ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अधिगम के मनोविष्टि के सिद्धांत, अधिगम के तत्परता के सिद्धांत, अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत, अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत के लिए प्रकृति का संबंधित है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। अधिगम के एनालॉगी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नई स्थिति को आत्मसात करते समय अपने पुराने अनुभवों या अधिग्रहणों का उपयोग करता है। इसी तरह के पहले की स्थिति में नई स्थिति में सामान्य तत्वों का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। बेहद बार एसिमिलेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आत्मसातकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? विशेष रूप से, तो उससे क्या आप अलग बैठाएंगे? नेवर फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक अनुकूल शैक्षिक विकलता के लिए शिक्षण विद्यार्थियों की एक अनुकूल किस्म, कहने का मतलब है एक आप अलग मेथड डेवलप कीजिए अपने अंदर, अलग तरीके से आप अधिगम बच्चों को प्रदान कीजिए। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या अलग तरीके से, अलग बैठाकर? नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। अन्य समान बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बैठाना चाहिए ताकि वो घुल मिल सके। चलिए आगे का क्वेश्चन, डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया बेसिकली होता क्या है? तो जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, अक्षर पहचान नहीं पाते हैं। वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितना कहें लिख लेंगे, लेकिन जब उनको कहा जाए कि 2 लिखो तो नहीं लिख पाएंगे। जब उनको कहा जाता है कि ए लिखो तो ए को नहीं लिख पाएंगे। जब उनका बी तो बी को नहीं लिख पाएंगे। अब मुझे नहीं समझ लीजिए कि मैं नहीं लिख पा रहा, सी तो नहीं लिख पाएंगे, ज्ञान नहीं लिख पाएंगे आपको। तो बेसिकली वैसे बच्चे जो लिखना तो जानते हैं लेकिन अक्षर को पहचानना नहीं जानते हैं। अब यहाँ से आप क लिख दीजिए तो बच्चा जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है क को पहचान नहीं पाएगा। अब उसे कह दीजिए शुरू से स्टार्ट करके कि ABCD लिख के दिखाओ, पहला लिख के देख लो, ए चीज़ लिखना AB, तो ए से लेकर जेड तक वो लिख देगा। काउंटिंग की बात करो तो 1 से लेकर कहिए तो 1 से लेकर 100 तक लिखा, इसी को काउंटिंग करते वो कर लिख देगा। लेकिन अगर उससे कहिए कि तुम काउंटिंग लिख के दिखाओ तो वह नहीं लिख पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक अक्षर को पहचानने की कैपेसिटी नहीं, एक एबिलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इट मीन्स पढ़ना विकार, यानी वह पढ़ नहीं पाता है बच्चा कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, जिसे हम बेसिकली डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। आशा है यह क्लास बेहद अच्छा लगा होगा आपको। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू।